मैं हूं रवि। वेलकम टू रवि अनऑफिशियल। तो चौथे चरण का इलेक्शन या फिर फोर्थ फेज का इलेक्शन वो 13 मई को हो गया है। और इससे पहले जब 3 चरण हुए हैं, तीन जो फेज हुए इलेक्शन के, उनमें कितना कुछ देखने को मिला है। हमने कितना कुछ देखा है, जिसमें सूरत हो गया, इंदौर हो गया, और अमित शाह का गढ़ हो गया। अमित शाह जहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और यूपी का खजुराहो हो गया, मणिपुर हो गया। ये सारे के सारे इलेक्शन से रिलेटेड ही है, इलेक्शन से जुड़े हुए हैं। जिसमें मशीन, जो ईवीएम मशीन है, उसमें गड़बड़ी पाई गई। और कहीं पे इलेक्शन ही नहीं हुआ, बस ऐसे डिक्लेयर कर दिया। और अब ये जब जब ये फोर्थ फेज का इलेक्शन ये हुआ है, कंप्लीट हुआ है 13 मई को। तो इस फोर्थ फेज के इलेक्शन में भी जो थर्ड फेज के इलेक्शन है, उसके जैसा ही कुछ हो रहा है। तो आदित्यनाथ योगी है, उत्तर प्रदेश के सीएम है। उनका बयान है, जो अखबारों में छपा है, कि हम 4 जून को उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त कर देंगे, मतलब उसमें कोई गुंडागर्दी नहीं होगी। और हम जब हम देखते हैं कि पोलिंग बूथ पर जहाँ पर वोट डालते हैं, उस पर गुंडागर्दी होती है। पुलिस लाठी डंडे मारती है जो वोटर्स हैं उनको। और उसके बाद भी लोग कैसे भी करके वोट डाल देते हैं। और पुलिस कई जगह पर तो भगा भी देती है, जो वोटर्स हैं उनको उनको भगा भी देती है। यूपी में ही गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर खीरी, ये एक लोकसभा क्षेत्र है। वो इसमें यूपी में, और इसमें क्या किया गया कि वोटर्स खुद आकर बता रहे हैं कि उन्होंने जो वोट है, वोट डाली साइकिल पर, और पर्ची निकली है बीजेपी की। प्रशांत कुमार यहाँ जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो मोहल्ले में वोट डालने आते हैं, मशीन नहीं दाबते, कह रहे जाओ वोट पड़ गया। और जब हम डालने गए, हमने साइकिल पर बटन दबाई, कमल का फूल का निशान निकल रहा है। हमारे पीछे 3-4 लोग वो भी डाले, वो भी बटन दाब रहे हैं, वोट नहीं पड़ रहा है। ये धांधली करवा रहे हैं प्रशांत पीठासीन अधिकारी। मतलब ये कुछ कुछ नहीं, ये पूरी तरह वैसा ही है जैसे 2019 के इलेक्शन में हुआ था। लोग लोग जो है हाथी पर, जो है हाथी का जो बटन है दबा रहे थे, उस बटन को दबा रहे थे, और जो पर्ची निकल रही थी वो कमल की निकल रही थी। और उस समय तो वीडियो भी आई आई थी। और आज पता नहीं वो इंटरनेट पर है या नहीं है, लेकिन उस समय आई जरूर थी। सोशल मीडिया के थ्रू वो सर्कुलेट हुई थी इधर उधर, और मैंने भी देखी थी एक वीडियो। तो 2019 में जब इलेक्शन हुए थे, यूपी की थी वो भी। तो और अब ये एक वीडियो और आ रही है। शिकायत शिकायत ये बहुत बड़ी शिकायत है। जब जब हमने इससे पहले कई वीडियो बनाई है, और बहुत सारे लोगों ने, और दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो उन्होंने बनाई थी, कि जो ईवीएम है उसमें छेड़खानी हो सकती है, वो इस हिसाब से हो सकती है कि मतलब उसमें कोडिंग इस तरह से कर दें कि बटन बीजेपी का हो, मतलब एक पार्टी का बटन हो, और दूसरी पार्टी का जो है वो पर्ची निकले। मतलब जिसने वोट दी है ना, उसने जिस पार्टी को वोट दी है, उस पार्टी को नहीं गई वो वोट गई है दूसरी पार्टी को। इसी को बोलते हैं मशीन को हैक करना, ईवीएम में गड़बड़ी करना। और वो जो 20 लाख ईवीएम मशीन है ना, वो मेरे मेरे हिसाब से वो 20 लाख ईवीएम है, वो अलग से थी। और उन 20 लाख ईवीएम में से जो खराब ईवीएम है, जो मतलब जो खराब थी ईवीएम, और जो सही थी वो तो अपना जगह पे जहाँ पे उनको लगानी थी वो लगा दी। और जो खराब ईवीएम थी, 20 लाख अलग से ईवीएम थी, जिसका बीईएल और जो मतलब दो कंपनी ईवीएम बनाने वाली, इन्होंने बताया था कि हमने 20-20 लाख जो ईवीएम है वो मतलब जो है, हमें जो ऑर्डर मिला था 20-20 लाख ईवीएम का, हमने वो डिलीवर कर दिया। तो 20 लाख ईवीएम में से मेरे हिसाब से ये वही है, जो खराब ईवीएम है। और इलेक्शन कमीशन इस पर कोई कार्रवाई कर नहीं रहा। तो कई जगह पे डंडे मार दिए गए। खूब गहमा गहमी हुई और कई लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें मतदान से रोका गया, बाधित किया गया, लाठियां बरसाई गईं, फिर भी वे वोट डालने गए। स्क्रोल में आयुष तिवारी की यह रिपोर्ट बता रही है कि अब मीडिया ऐसी खबरों के पीछे नहीं जाता, पड़ताल नहीं करता। चुनाव शुरू हुआ तो बढ़ चढ़कर बताया गया कि एक एक वोट की कीमत है,
लेकिन जब खबर आई कि किसी का एक वोट रोका गया, उसे मारा गया, तो वह खबर गोदी मीडिया के लिए रूटीन की खबर भी नहीं बनी। आयुष तिवारी की रिपोर्ट है कि संभल में मतदान के दौरान पुलिस बूथ के भीतर घुस गई और कई मुस्लिम मतदाताओं से आधार कार्ड मांगने लगी, लाठियां चली। आप ये रिपोर्ट विस्तार से पढ़ सकते हैं। चुनाव आयोग ने खंडन किया है। संभल चुनाव पर द क्विंट के लिए हिमांशी दहिया की रिपोर्ट है कि कुछ गांवों में वोटरों से बात की है उन्होंने और अपनी रिपोर्ट में इस तरह के कई बयान रिकॉर्ड किए हैं। डरा देने वाले बयान हैं। लोगों ने बताया है कि किस तरह से लाठियां बरस रही थीं, फिर भी वे कोशिश करके वोट डालते रहे। पुलिस ने कथित तौर पर जिस तरह हिंसा का प्रयोग किया वो भयानक है। किसी वोटर का सर फटा है तो किसी को इतनी जोर से थप्पड़ मारा गया है कि उन्हें ठीक से सुनाई देना बंद हो गया है। मार मार के लोगों को बूथ से खदेड़ा गया। इस तरह की घटनाओं पर चुनाव आयोग को तुरंत ध्यान देना चाहिए। और जो फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र है, फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र यूपी का ही, तो इसके एक बूथ पर समाजवादी पार्टी का जो एजेंट है, समाजवादी पार्टी का जो एजेंट है, उसने आरोप लगाया कि उनके समर्थक हैं समाजवादी पार्टी के, उनके फोटो कागज और आधार कार्ड ये सारे छीन लिए और मतलब ले लिए उनसे। और लेने के बाद बोला कि आप बाद में आना। वो बोल भी रहे थे कि हमसे लेकर के बाद में आना, 12 बजे के बाद आना। और जब वो 12 बजे के बाद गए तो उनको वोट डालने नहीं दिया गया। उनको मतलब फिर तो उनको टाइम ही नहीं लगा। उनके हाथ में जो पर्ची थी जिसको दिखा करके, जो जमा कर करके वहाँ पे पोलिंग बूथ पे वो वोट डाल सकते थे, वो पर्ची उनके हाथ में ही थी। कागज मैंने दिखाए तो मुझसे पहले यही कह दिया गया कि आप जाइए, अच्छा यही होगा। तो फिर उन्होंने विनय की तो उन्होंने मुझसे कागज ले लिए, फार्म ले लिया और आधार कार्ड ले लिया और फोटो ले लिया और कह दिया आप तुम जाइए, 12 बजे के बाद आना। बोले 12 बजे के बाद पड़ ही जाएंगे वोट, फिर कौन जाएगा मेरे गांव का? कितने वोट हैं आपके गांव के? 350 वोट होंगे, 350 वोट होंगे। एक भी वोट उन्होंने डालने नहीं दिया। हम साइकिल के समर्थक हैं। 500 वोट है। तो ये गड़बड़ इलेक्शन में हो रही है। और जो 4th फेज का इलेक्शन जो भी गया है 13 मई को, इसमें ये हुई है। और यूपी में ही दीपू पांडे बीजेपी के जिला अध्यक्ष है, इनकी गुंडागर्दी देखी गई है। पुलिस को धमका रहे हैं। मतलब पुलिस की इतनी चल नहीं रही जितनी विधायक की चल रही है। और अगर वहाँ पे सरकारी बीजेपी की हो और विधायक तो मतलब बीजेपी का ही होगा, और विधायक के अनुसार ही जो पुलिस है वो चलेगी। मैंने तुमसे कहा बेटा कागज बोलो, बार उंगली दिखा दिखा बोल रहा था। मैंने कहा आप जा रहे हो, जाओ। तुमने पत्नी के सामने क्या कहा? क्या औकात है? अगर तुम पुलिस से दरोगा हो, इसका मतलब किसी जाओगे, आप मतदाता की बेइज्जती करोगे। तुम यहाँ पे मतदान दुबारा क्या कर तुम? सॉरी सर। किस बात की सॉरी? मैं किसी को नहीं, मुझे गिरफ्तार करो तुम। क्यों? तो गिरफ्तार मत करो, गिरफ्तार करो। कई जगह बीजेपी के जो समर्थक हैं, मैं पिछले बूथ पे होके आया हूँ रणधीरपुर में, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नेताओं ने प्रशासन का साथ लेकर के एजेंट के साथ मारपीट की। जब मैं बूथ पे पहुंचा तो पता लगा बीजेपी कार्यकर्ता भाग गए। तो पुलिस कुछ कर नहीं पा रही, मतलब उनका जवाब भी नहीं दे पा रही। तो ये लॉ एंड ऑर्डर है, इस तरह का सिस्टम है यूपी में। और जो आदित्यनाथ योगी है वो कह रहे हैं कि हम 4 जून को यूपी को गुंडागर्दी से मुक्त कर देंगे, मतलब डिक्लेयर कर देंगे कि माफिया से मुक्त हो गया। और यूपी का ही एक और केस है, एक और मामला है, हरदोई का है। हरदोई में बीएसपी का जो कैंडिडेट है उसका एजेंट था, पोल एजेंट, बूथ एजेंट। तो उस बूथ एजेंट पर हमला किया गया बुरी तरह से। जब जब वोटिंग हुई, वोटिंग डालने के बाद जब वो घर आ रहे थे तो रास्ते में उन पर जो ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, जैसे बताया गया है कि वो यदुवंदन नाम है, जो बीएसपी के एजेंट, जो बीएसपी का जो कैंडिडेट है उसके एजेंट है हरदोई में। तो ये एजेंट है, तो इनको बुरी तरह से पीटा गया। और जब इनकी वाइफ, जो इनकी पत्नी है रंजना,
जब उन्होंने इनको छुड़ाने की कोशिश की तो उनको भी बुरी तरह से मारा गया, जिसकी वजह से वो घायल होगी। और जो यदुवंत है उनकी इलाज के टाइम, मतलब उनका इलाज चल रहा था तो उनकी मौत हो गई। तो ये गुंडागर्दी है भाई। तो इस तरह की गुंडागर्दी जब यूपी में चल रही है, और योगी आदित्यनाथ योगी या फिर अजय सिंह बिष्ट अगर हम कहें, तो वो कह रहे हैं कि हम 4 जून को यूपी को गुंडागर्दी से मुक्त कर देंगे, मतलब माफिया से मुक्त कर देंगे। और जो ये यूपी का केस था, ये एक दलित परिवार था जिस पर हमला किया गया और बुरी तरह से इनको घायल किया गया। जब इनको इलाज दिया गया तो वो इलाज के टाइम पर ही इनकी जो है वो मौत हो गई। तो ये यूपी का ही केस है, ये भी यूपी का केस है। और इससे पहले जो केस थे वो भी यूपी के ही थे, जिसमें बटन दबा रहा किसी और साइकिल का, जो वोटर है वो बटन जो दबा रहा है वो साइकिल का, और जो पर्ची निकल रही है वो निकल रही है कमल की, यानी बीजेपी की, जो भी सत्ता में है। और यूपी में तो जो है राम राज्य है ना, वो चल रहा है। जैसा कि हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ योगी भी कहते हैं, और जो प्रधानमंत्री है वो भी कहते हैं। तो ये जो हरदोई का जो ये मामला था, इसमें चंद्रशेखर आज़ाद जो है, जो नगीना से कैंडिडेट है आज़ाद समाज पार्टी से, तो उनका ये उन्होंने ये बताया था। तो यूपी में ही जो हमारे नरेंद्र मोदी है, उनका जो मतलब जो वो फार्म भरते हैं, उनका जो फार्म होता है नॉमिनेशन का, वो फाइल होता है, वो फार्म भरा जाता है वाराणसी से। और वाराणसी से वो हर बार अपना फार्म भरते हैं नॉमिनेशन का। और नॉमिनेशन का जब फार्म भरते हैं वहाँ पे, तो साथ में ना, और मतलब पिछली बार तो 2019 के इलेक्शन में तो और भी बहुत सारे कैंडिडेट थे जिन्होंने फार्म भरा था, नॉमिनेशन जो फार्म है वो भरा था वाराणसी से। लेकिन अब की बार जब फार्म भरने गए वहाँ पे, जो लोग फार्म भरने गए, तो उनमें से एक श्याम रंगीला कॉमेडियन है, ये फार्म भरने गए तो इनको फार्म नहीं भरने दिया गया, बिल्कुल भी। लोकतंत्र का गला घुटते मैंने देखा है। हत्या भी नहीं हुई है, मैं कह रहा हूँ हत्या तब होती है जब बिल्कुल खत्म हो जाता है। अभी गला घुट रहा है, गला घुटते मैंने देखा हुआ। देश का लोकतंत्र ये है कि वोटिंग मशीन पे नाम होना चाहिए, यहाँ पे नाम ही नहीं हो सकता। यहाँ पे नाम होने की जो प्रक्रिया है वो खत्म की जा रही है। अब क्या मोदी की बात करेंगे? मोदी के समर्थक क्या मोदी भक्त हैं? निर्विरोध बनाएंगे मोदी जी को। यहाँ से मैं कह के जा रहा हूँ, यहाँ से मोदी जी का निर्विरोध बनना तय है। लोग नामांकन उठा लेंगे, पर्चा उठा लेंगे। मैंने बोला कि मैं नहीं उठाऊंगा। इनका ही कहना कि जब ये पहुंचे थे करीब 12, साढ़े 12 या 1 बजे के करीब पहुंचे थे, और इससे पहले भी लोग 8 बजे से लाइन में लगे हुए थे। तो ये कह रहे कि वो पहले ही रो रहे थे। तो मैं जब वहाँ पे पहुँचा, मेरा ही नहीं हुआ, वो जो पहले से थे वहाँ पे 8 बजे से लाइन में बैठे थे या फिर खड़े थे, जो लाइन में लगे हुए थे, वो ही रो रहे थे। किसी का नामांकन नहीं ले रहे हैं, गेट बंद कर दिया। 3 बजे गेट बंद कर दिया गया, उससे पहले किसी को अंदर घुसाया नहीं गया। बस इतना ही हुआ है। बहुत ही परेशानियों के बाद भी बहुत आप फिर बाहर निकले निराश होके मैं तो फिर भी कम परेशानियों में हूँ। मैं तो 12:30 बजे 1 बजे गया था वहाँ पे, मैंने तो उनको रोते हुए देखा है। जो सुबह 8 बजे वहाँ पे लाइन में लगे थे, उनको रोते हुए देखा हमने। तो मतलब वाराणसी में जब मोदी का जो नॉमिनेशन फाइल है, उनका जो नॉमिनेशन फाइल है वो भरा जा रहा है मोदी का, तो वो किसी और को अपने नॉमिनेशन फाइल के अलावा किसी और का नॉमिनेशन जो फार्म है वो क्यों नहीं होने दे रहे वहाँ पे, क्यों नहीं भरने दे रहे वहाँ पे। और इलेक्शन कमीशन वो इस तरह का जो काम है, इस तरह की जो रोकथाम है किसी कैंडिडेट को चुनाव लड़ने से, तो वो इस पर एक्शन क्या लेंगे? तो उनको फार्म भरने क्यों नहीं दिया जा रहा वाराणसी में? और वैसे भी इलेक्शन कमीशन है वो तो है ही गवर्नमेंट के अंडर में, पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन है वो गवर्नमेंट के अंडर में ही है। तो फिर इस पर कार्रवाई कौन करेगा? तो मतलब क्या वहाँ पे कोई और मोदी के अलावा, उनके अलावा कोई और ऐसा कैंडिडेट है, कोई ऐसा कैंडिडेट हो सकता है, उम्मीदवार हो सकता है जो कि वहाँ पे
अपना नॉमिनेशन फाइल भरे और जो चुनाव है वो लड़े नरेंद्र मोदी के सामने। इस पर एक्शन तो होना चाहिए, कोई ना कोई तो एक्शन होना चाहिए जब उनको रोका जा रहा है। या तो आप एक्शन लो या फिर उनको भरने दो। ये फिर नहीं, वरना फिर ये तो ना फिर सूरत जैसे सूरत में हुआ था ना कि सामने कोई है ही नहीं, जितने भी उम्मीदवार थे वो 8 के 8 जो अपोजिशन के उम्मीदवार थे, कैंडिडेट थे, उन्होंने अपना जो नाम है वो डर के मारे वापस ले लिया। और जो कांग्रेस का जो कैंडिडेट था उनका जो नॉमिनेशन फाइल है वो तो रद्द ही कर दिया, क्योंकि वो आए नहीं। उनके जो सपोर्टर थे, जो समर्थक थे, वो भी नहीं आए। अगर आए तो उन्होंने बोल दिया भाई ये तो हमारे साइन है ही नहीं। तो वाराणसी में क्योंकि एक इम्पोर्टेंट या फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो वाराणसी की जो सीट है, लोकसभा की जो सीट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उनके लिए है ये, नरेंद्र मोदी के लिए। तो वो मतलब इतना डरे हुए क्यों है कि वो अपने सामने किसी को वो चुनाव लड़ने देना ही नहीं चाहते। मतलब क्या प्रॉब्लम है उनको, ये हम तो फिर इस पर कार्रवाई कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन इस पर कार्रवाई करेगा या नहीं? अगर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई नहीं करेगा तो फिर कोर्ट इस पर कार्रवाई करेगा, और कोर्ट अगर कार्रवाई करेगा तो कब तक करेगा? क्योंकि चुनाव तो जो 20 तारीख है, 20 जो मई है, 4th फेज का तो पहले हो गया 13 मई को, 5th फेज का इलेक्शन है वो होने वाला है 20 मई को। तो अपना जो कीमती वोट है ना, पहली बात तो इसको बेचना नहीं है किसी को, और वोट डालने घर से जरूर निकलना है। अब 50% 60% घर से लोग निकल रहे हैं, इस वजह से भी कि वो धूप में ज़्यादा देर तक खड़े रहना पसंद नहीं करते, या फिर भीड़ में ज़्यादा जाना पसंद, मतलब ज़्यादा देर तक लाइन में लगे रहना पसंद नहीं करते। तो क्यों ना ऐसा हो कि तो एक जो ये इलेक्शन है, मतलब एक फेज है वो 24 घंटे का कर दिया जाए, 24 आवर्स का कर दिया जाए, जिससे कि जो लोग दिन में नहीं जा सके वो रात में जा सके। क्योंकि आजकल जो रैली हो रही है ना वो रात में भी हो रही है, बारिश हो रही है फिर भी रैली कर रहे हैं जो नेता है, और जो नेता को चुनने के लिए जो जाएंगे वो रात में भी तो वोट डाल सकते हैं। हमने जो ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन एक खाली ईवीएम मशीन थी पहले, उसके साथ हमने वीवीपैट मशीन जो है वो डाल दी, उसका मतलब उस वीवीपैट मशीन जो है वो अटैच कर दी, और जिसमें से पर्ची निकल के आएगी। ऐसा कोई एआई का सिस्टम बना दिया, बटन दबाते ही वहां से पर्ची निकलेगी, वहां से ऐसा करेगा। तो क्यों ना इसको थोड़ा सा और इसका जो टाइम है वो बढ़ा दिया जाए, 24 आवर्स का कर दिया जाए। फेयर और क्लीन इलेक्शन करवाने के लिए बोल रहा है कि हम फेयर और क्लीन इलेक्शन करवाएंगे। तो और जो लोग हैं जो घर से नहीं निकल रहे उनके लिए भी वो मतलब इलेक्शन कमीशन जो है बोल रहा है कि लोग घर से निकले, और घर से लोग निकलने के लिए वो जो दिन में नहीं जा सके, किसी वजह से लाइन में खड़े रह गए, वोट डालने सके चाहे 7 बजे तक 8 बजे तक भी, तो 24 घंटे का अगर कर देना तो लोग आराम से निकल जाएं घर से। अच्छी राय है 24 घंटे का कर दिया जाए, अच्छा रहेगा।